जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ईरान, यूएसए और इजराइल के संबंधों के बीच। जहां पूरी दुनिया भारतवर्ष में होली मना रही है, रंगों का त्योहार मना रही है, वहीं पूरा देश जो है विश्व का, वो आग के लपटों में घिरा हुआ है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि आखिर क्या है ये इजराइल का मामला और ईरान पर ही क्यों जो है यूएसए और अन्य देश जो है भड़के हुए हैं, और ईरान आखिर क्यों बमबारी कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया है ईरान में कि ईरान ने यूएई, सऊदी अरेबिया और इजराइल समेत यूएसए पर भी बहुत सारी गोलियां और बम और मिसाइलें दागी हैं पिछले कुछ रातों से। तो चलिए चर्चा करते हैं आज इजराइल, ईरान और यूएसए के जो बीच के संबंध है और इसका क्या हिस्टोरिक वैल्यूज है और क्या इसका आगे का रणनीति होना चाहिए, भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा। चलिए कुछ ही मिनटों में हम लोग देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपका ऑफिसर्स अड्डा में स्वागत है। ये लेबनान है, याद रखना है, ये लेबनान है, याद रखना है, ये लेबनान है। ये सऊदी अरेबिया है, ये सऊदी अरेबिया। ये है आपका इराक और ये है साथियों ईरान। ये है हमारा भारत। और अगर मैं बात करूं कि इजराइल, अगर मैं बात करूं तो इजराइल यहां एक छोटा सा देश है साथियों, एक छोटा सा देश यहां इजराइल है। अगर यूएसए का बात करूं तो ये पूरा देश जो है यूएसए है, यूएसए, ये यूएसए है। अब आप बोलोगे कि सर यूएसए इतना दूर है तो आखिर ईरान पर वो हमला क्यों कर रहा है और इजराइल इसका सपोर्ट क्यों कर रहा है, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और पूरा विश्व किसके साथ है। क्या ये सच में वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज है या फिर बस यूं ही कुछ रॉकेट और मिसाइल का शोकरण है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कुछ वर्ष पहले यूएसए ने, याद रखना है, कुछ वर्ष पहले यूएसए ने आपके सीधे तौर पर ईरान को मना किया था न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाने से। न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाने से, याद रखना है, न्यूक्लियर फैसिलिटी। आपको पता होगा कि न्यूक्लियर फैसिलिटी क्या होता है। तो हर एक देश जो है चोरी चुपके होड़ में लगे हुए हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बना करके खुद को एक न्यूक्लियर देश साबित करने को। लेकिन इससे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो किसको है, तो इजराइल और यूएसए के जो बीच में एक समझौता है और एक जो दोस्ती है, इटर्नल फ्रेंडशिप, उसके तहत आपको पता होगा कि इजराइल जो है वो यहूदियों और यानी कि इजराइल का अगर मैं बात करूं, इजराइल का अगर मैं बात करूं तो इसका और पैलेस्तीन का मुद्दा हमेशा से गर्म रहता है। आपको भी पता होगा इजराइल और पैलेस्तीन में बनता नहीं है। ईरान जो है वो पैलेस्तीन को सपोर्ट करता है, ईरान जो है पैलेस्तीन को सपोर्ट करता है। एक कट्टर जो देश कह सकते हैं ईरान को, इसकी रूढ़िवादी विचारधाराएं जो है आज भी बहुत सारे अरबी देशों को ये सपोर्ट करता है। और इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान किसी भी हाल में एक न्यूक्लियर पावर बने, एक न्यूक्लियर पावर बने। और यही कारण है कि यूएसए ने ढेर सारे सैंक्शंस, यानी कि यूनाइटेड नेशन में ढेर सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, सैंक्शंस लगा दिए थे किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। लेकिन फिर भी ईरान रुकने वाला नहीं था। ईरान चोरी चुपके जो है बिना किसी को बताए हुए, बिना रुके अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर काम करते रहा। अगर एक सवाल आ जाता है आपके परीक्षाओं में कि आखिर वो कौन सी न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसको बार बार बंद करने को कहा जा रहा था, इजराइल हो या आपके बाकी देश हो या यूएसए की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से, तो वो था तेहरान। याद रखना, अगले मानचित्र में मैं आपको दिखाता हूं। ये ईरान का मानचित्र है साथियों, ये ईरान का मानचित्र है। ईरान में ब्रिजंद, इफ्गान, अगर देजफुल, आवाज, अगर सिराज और बुशेर और सैदान की बात करी तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है वो है तेहरान का। यही वो तेहरान न्यूक्लियर फैसिलिटी है, याद रखना है, यही वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहां ईरान जो है चोरी चुपके अपने आप को एक न्यूक्लियर देश बनाने पे लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि तेहरान के जस्ट बगल में कैस्पियन सागर है और कैस्पियन सागर के जस्ट बीच में अजरबैजान, अर्मेनिया और रूस ऊपर है, याद रखना है। और अगर मैं नीचे की बात करूं तो ये फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी। और फारस की खाड़ी से यानी कि ईरान से एक बड़ा, ये येलो वाला जो रेखा आप देख रहे हैं, ये येलो, ये ईरान है, ये येलो वाला ईरान है। और ईरान को सबसे ज्यादा इश्यूज किससे है, तो यूएई, याद रखना है, यूएई और सऊदी अरेबिया। क्योंकि सऊदी अरेबिया एक अलाई है यूएसए का
और यूएसए जो है सऊदी अरेबिया के मदद से ही मिडिल ईस्ट पर अपना वर्चस्व कायम करता है, चाहे वो सीरिया हो या इराक हो। तो अलग अलग देशों पर यूएसए ने हमेशा हमला करते हुए वहां के संसाधनों को नियंत्रित करने का हमेशा काम किया है। और अब बारी है ईरान की, और ईरान को न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनाने के तौर पर इन्होंने पहले सैंक्शंस लगाया, यूएसए ने पहले सैंक्शंस लगाया, और उसके बाद जब ईरान नहीं रुका यूएसए और अन्य देशों के मना करने के बावजूद कि तुम न्यूक्लियर जो है देश नहीं बनोगे, तुम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं था, तो सऊदी अरेबिया को कहीं ना कहीं लगा कि उसके मिडिल ईस्ट में जो वर्चस्व है वो समाप्त तो होता हुआ दिख रहा है। तो सऊदी अरेबिया का जो वर्चस्व है ये समाप्त तो होता हुआ दिख रहा था ईरान के न्यूक्लियर देश के बनने। तो ईरान जैसी न्यूक्लियर देश बनेगा, तुरंत सारे देश जो हैं उससे जो है डरने लगेंगे, या फिर एक कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव दूसरे देशों पर पड़ जाता है कि ना भाई एकरा मत टच कर, ये एक न्यूक्लियर देश है। तो ये नहीं चाहते हैं सऊदी अरेबिया हो। यहां कहीं ना कहीं यूएई को इसका सामना करना पड़ा है, उसके फॉरेन पॉलिसीज और साथ में उसके जो व्यापार हैं उसको देखते हुए यूएई पर भी हमला हुआ है। और जैसा आपने देखा होगा चारों तरफ सोशल मीडिया में बम, रॉकेट, मिसाइल्स और अलग अलग प्रकार के जो है आपको ड्रोन देखने को मिल रहे होंगे। अब्राहम लिंकन को उड़ा दिया गया है यूएसए के। तो ये बहुत बड़ी क्षति है, और ये कोई वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज नहीं है, अभी तक तो एकदम नहीं है, इसको कहा नहीं जा सकता है। ये एक लोकलाइज्ड न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, ईरान को कमजोर करने का कोशिश किया जा रहा है, और इससे खतरा पूरे देश को है, क्योंकि एक न्यूक्लियर देश बनने के बाद अगर आतंकवादी जो हैं इसको अगर अपने कब्जे में कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती हो जाएगा टेररिज्म और बाकी टेररिस्ट फैसिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए, जो देश नहीं चाहता है। तो यूएसए का कहना है कि अगर ईरान जो है अगर वो बन जाता है न्यूक्लियर देश तो कहीं ना कहीं वो अपने आसपास के देशों को सपोर्ट करेगा, और पैलेस्टीन और इजराइल के युद्ध में पैलेस्टीन को सपोर्ट करके इजराइल को जो है कमजोर बनाने का कोशिश करेगा। और इजराइल ये नहीं चाहता है, और एक अलाई होने के नाते यूएसए इजराइल जो है मिल करके तेहरान को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और ईरान जो है बदले में क्रॉस फायर कर रहा है, अपोजिट कर रहा है। ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि ये है आपका लाल सागर वाला क्षेत्र, यही है वो लाल सागर, महत्वपूर्ण लाल सागर। और लाल सागर का अगर मैं बात करूं तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। यहां है आपका बैबल मंडेब जल संधि, बैबल मंडेब है, याद रखना है बैबल मंडेब। तो बैबल मंडेब जो है मंडेब, इस पर एक वर्चस्व तो आपके बाकी देशों का है ही, सऊदी अरेबिया का आप देख सकते हैं, स्विज नहर हो या फिर लाल सागर हो, इस पर वर्चस्व है। लेकिन ईरान का सिंगल वर्चस्व आपका हॉर्मुज जल संधि पर है। हॉर्मुज, हॉर्मुज याद रखना है, हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि। और भारत ही नहीं, विश्व का लगभग 80% जो है तेल है, क्रूड ऑयल जो है इसी फारस की खाड़ी से, यही वो क्षेत्र है जिसे हम लोग फारस की खाड़ी कहते हैं, फारस की खाड़ी कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर आधिकारिक तौर पर हमला करके उसके ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल संसाधन और पेट्रोलियम संसाधन, क्रूड ऑयल पर अपना वर्चस्व जो है दिखाने का कोशिश किया। और अब जो है ईरान जो है एक बहुत ही बड़ा ऑयल सप्लायर है, ऑयल सप्लायर है, और इसका एक वर्चस्व है हॉर्मुज जल संधि पर। और कहीं ना कहीं ये देश को खटक रहा है, देश को खटक रहा है कि अगर ऐसे देश जो कि न्यूक्लियर देश हो जाए और अगर उसके पास पूरा गल्फ फारस की खाड़ी का जो है नेतृत्व रहे, पूरा रास्ता पर कंट्रोल रहे हॉर्मुज जल संधि से, तो ये कहीं ना कहीं विश्व के लिए खतरा, और विश्व के लिए खतरा हो ना हो, कहीं ना कहीं अमेरिकन डोमिनेंस के लिए खतरा जरूर है। और अमेरिका को जब जब लगता है कि कोई देश उस पर जो है डोमिनेंट होने का कोशिश कर रहा है या कोई देश अपने आप को ज्यादा पावरफुल बना रहा है, अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं करता है और किसी ना किसी कारण से वो आपको दबाने का कोशिश करता है, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो, वेनेजुएला हो। हम सभी लोगों ने देखा है डोमिनेंट पॉलिसी। और यहां इजराइल को भी खतरा है, क्योंकि ईरान जो है अगर न्यूक्लियर देश बन जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपके पैलेस्टीन मुद्दे पर इजराइल के विरोध में खड़ा हो सकता है। अब भारत यहां न्यूट्रल क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि भारत जो है ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप के तहत इजराइल के साथ जो है इसका एक संधि है, एक दोस्ती है। 2025 में पूरे दुनिया के सामने भारत ने बताया था कि इजराइल हमारा मित्र है,
इजराइल हमारा मित्र है। तो इंडिया का जो है मित्र है इजराइल, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान का जो है, याद रखना है, ईरान का जो ऑयल सप्लाई है, ऑयल सप्लाई ये भी भारत आता है और काफी 5 मिलियन टन जो है, याद रखना, बैरल लीटर जो है, 5 मिलियन बैरल लीटर, याद रखना है, बैरल लीटर जो है, बैरल या क्यूबिक लीटर इसको कह सकते हैं, आपके जो है ऑयल जो है इंडिया सप्लाई होता है पर ईयर, और याद रखना है ईरान की तरफ से, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा ऑयल सप्लाई है, बहुत बड़ा ऑयल सप्लाई। इसी के लिए कहीं ना कहीं देश इंडिया जो है डिप्लोमेटिक अपना भूमिका निभाते हुए अभी शांत है और वो कुछ नहीं बोल रहा है। तो ये एक बहुत ही पेचीदा कहानी है और यहाँ कहीं ना कहीं इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ यूएसए जो है उसको क्या दिख रहा है, यूएसए को दिख रहा है यहाँ ऑयल, ऑयल डिमांड, याद रखना है, ऑयल भंडार दिख रहा है, ऑयल भंडार, ठीक है ना। इजराइल को क्या दिख रहा है, इजराइल को दिख रहा है न्यूक्लियर फैसिलिटी, न्यूक्लियर फैसिलिटी, याद रखना है, न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान का, तो याद रखना है न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो ये बहुत बड़ी मुद्दा है और ये डोमिनेंट होना चाहते हैं ईरान पर, डोमिनेंट होना चाहते हैं ईरान पर, और ईरान जो है झुकने को तैयार नहीं। और यही आप हाल फिलहाल में पूरे सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि बमबारी हो रही है। तो ये पूरा, ये अरब सागर है, अरब सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सऊदी अरेबिया पर क्यों हमला हो रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के वर्चस्व पर खतरा है और सऊदी अरेबिया एक अलाई है किसका, यूएसए का, और यही कारण है कि ईरान जो है चारों तरफ से हमला कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये एशिया का और यूरेशिया का मानचित्र है, यूरोप और एशिया, और ईरान जो है एक कंजंक्शन पॉइंट दिखा रहा है आपको। ईरान जो है कंजंक्शन पॉइंट है, यानी कि भारत से अगर मैं बात करूं, यहां से अगर गुजरने का या फिर यहां से गुजरने का, तो आपको पता होगा कि यहां एक चाबहार पोर्ट बनाया गया था, याद होगा, चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट, याद रखना है, बहार पोर्ट बनाया गया था ईरान में, और यहां बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ था इंडिया का। तो ग्वादर पोर्ट का, जो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट था, ग्वादर पोर्ट, इसका जवाब दिया गया था चाबहार पोर्ट से, लेकिन चाबहार पोर्ट जो है पूरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो पाया। तो क्योंकि बहुत ही पेचीदा रास्ता है ये फारस की खाड़ी, और आज भी बहुत सारा भारत का व्यापार इससे, ईरान से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं यूरेशिया का एक सेंटर लॉक बनता है, एक सेंटर लॉक बनता है ईरान। तो ईरान का एक अपना महत्व है और ईरान किसी भी हाल में जो है अपना तेल भंडार जो है वो यूएसए या किसी और देश का वर्चस्व नहीं चाहता है। इसी के लिए खुद को ताकतवर बनाने के लिए न्यूक्लियर देश बनाना चाह रहा है, न्यूक्लियर देश। अब यहां एक सवाल आता है कि भारत क्या कमजोर है, क्या भारत कमजोर है? तो मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं कि भारत का कंडक्ट किया हुआ न्यूक्लियर, आज जो ईरान जिस स्थिति पे है, एक समय भारत भी उस स्थिति पे था। आपको मैं बता देता हूं कि भारत ने 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए, एक इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में, जिसका नाम था स्माइली बुद्धा। स्माइली बुद्धा जो है, स्माइली बुद्धा 1974 में किया गया परीक्षण है, लेकिन यह पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा था। was condemned India's first successful nuclear test conducted at Pokhran in Rajasthan, making India as a 6th nuclear capable nation, US, Soviet, United Kingdom, France and China। और दूसरा था ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति 1998, ऑपरेशन शक्ति पोखरान द्वितीय was a series of 5 nuclear tests including the थर्मोन्यूक्लियर। तो ये मेन बॉम्ब था, ये केवल परमाणु परीक्षण था और खुद को न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाया गया था, भारत खुद को न्यूक्लियर देश बनाया गया था। बट इट वाज 1998 अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी पर ट्रिमेंडस प्रेशर होने के बावजूद, चाहे वो कांग्रेस का प्रेशर हो, चाहे वो ऑपोजिशन का प्रेशर हो, चाहे वो अमेरिका का प्रेशर हो या बाकी देशों का प्रेशर हो, ट्रिमेंडस प्रेशर झेलने के बावजूद 5 सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए थे पोखरान द्वितीय में। और ऑपरेशन शक्ति के तहत भारत पर जो है न्यूक्लियर जो है एक न्यूक्लियर स्टेट यानी कि न्यूक्लियर बॉम्बिंग स्टेट, और उसी समय नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, नो फर्स्ट पॉलिसी जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, नो फर्स्ट पॉलिसी यानी कि वी विल नॉट अटैक
बाई आवर न्यूक्लियर विथ आवर न्यूक्लियर वेपन, तो हम लोग किसी को भी सबसे पहला नहीं होंगे अपने न्यूक्लियर से हमला करने के लिए। हाँ, लेकिन कोई अगर हम पर हमला करता है बायोलॉजिकल वेपन से भी, तो मैं उसे जवाब दूंगा न्यूक्लियर वेपन से। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन किसी पर भी नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर कोई हम पर बायोलॉजिकल वेपन या न्यूक्लियर वेपन या किसी भी तरह का घातक वेपन से अगर हमें वार करता है, तो हम लोग अपना नो फर्स्ट पॉलिसी यूज करने के बावजूद जो हम लोग उस पर हमला करेंगे और नस्ते नाबूद करेंगे। तो दो ऑपरेशंस जो है कंडक्ट किए गए थे, एक न्यूक्लियर टेस्ट था, एक न्यूक्लियर बॉम्ब था। ये देश को हमारा 74 में न्यूक्लियर देश बनाया था, और न्यूक्लियर बॉम्ब देश जो है हमारे जो 1998 है। लॉट ऑफ सैंक्शंस ऑन इंडिया, बहुत सारे प्रतिबंध जो है भारत पे लगाए गए थे अमेरिका के द्वारा, तो याद रखना है। लेकिन भारत किसी से नहीं रुका, किसी से नहीं झुका। कहते हैं ना, हम ना रुकने वाले हैं, हम ना झुकने वाले हैं, हल्के में ना लेना, हम भारतीय वाले हैं। तो याद रखना है, यह दृढ़ निश्चय था मिसेस इंदिरा गांधी का और अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने आज भारत को एक सशक्त देश बना दिया। कितना भी कोई ताकतवर क्यों ना हो, भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचता है कि करे कि नहीं करे, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो सेम यही कंडीशंस है ईरान के साथ भी। ईरान भी खुद को एक न्यूक्लियर देश बनाना चाहता है, ताकि कोई भी उस पर हमला ना करे। वो एक पावरफुल अरब देश बनना चाहता है, जिसका नियंत्रण हो सारे अरबी और मुसलमानों पर। सऊदी अरेबिया का वर्चस्व जो है ये लेना चाहता है। तो ये पूरे कंडीशंस हैं जियोपॉलिटिक्स के लिए। और जियोपॉलिटिक्स में ऐसे हमेशा तनाव आपको देखने को मिलेंगे, जब जब स्वार्थ की कहानी होगी, जब जब परमार्थ की कहानी होगी, जब जब लालच की कहानी होगी और सत्ता की कहानी होगी, तब तक आप ऐसे जो होड़ है बमों का और मिसाइलों का हमेशा देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हर एक देश बहुत ही सोच और विचार करके ही अपने वेपन्स को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई भी देश बचेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम देशों के पास न्यूक्लियर पावर है, और यही कारण है कि इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं कहा जा सकता है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए द ऑफिसर्स अड्डा को फॉलो करते रहे, अंकेश सर को फॉलो करते रहे। और कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके कि आपको किस प्रकार के वीडियोस चाहिए और किन टॉपिक्स पर आपको जो है इस तरह का नॉलेज चाहिए, और बिल्कुल आपको दिया जाएगा और आपको सबसे आगे, सबसे तेज और सबसे फास्ट बनाया जाएगा। कोई भी जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन हो या फिर पॉलिटिकल साइंस का कोई भी मैटर हो, अंकेश सर आपके साथ हैं। ज्योग्राफी का कोई भी मैटर हो, इतिहास का कोई भी मैटर हो, अंकेश सर आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। थैंक यू सो मच।